आगे देखिए, आज हम पढ़ना यूनिट सेकंड से, ठीक है। यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूनिट वन था डाइवर्सिटी, वो पढ़ लिया हमने। अब ये बॉटनी के बारे में, ना कि जोलॉजी के बारे में। जोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। जैसे हम बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं, जो वहाँ पे डल के साइड से। तो बॉटनिकल गार्डन का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे ये होंगे प्लांट्स, तो बॉटनी बोलते स्टडी ऑफ प्लांट्स को। तो हम थोड़ा सा बॉटनी पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा बॉटनी पढ़ा था ना वहाँ पे हमने, एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। और प्लांट के अंदर क्या था? वो तो बॉटनी था। बाकी क्या था? सब zoology। तो अब पढ़ेंगे हम बॉटनी के बारे में, ठीक है। बॉटनी प्लस zoology इज इक्वल्स टू बायोलॉजी, ये तो पता है आपको। क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर बोथ लिविंग, सो दे बोथ कम अंडर द बायोलॉजी। बायोलॉजी इज इक्वल्स टू zoology प्लस बॉटनी। अब पढ़ते हैं यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका मतलब ये बॉटनी का नहीं है। ये यूनिट जो है यूनिट, ये पूरा यूनिट जो है ये बॉटनी का भी है और zoology का भी है। और इस यूनिट में हमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम पढ़ते हुए यूनिट का नाम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि कैसे स्ट्रक्चर्स करते हैं ऑर्गेनाइज अपने आप को, है ना। अगर मैं बन गया हूँ, मेरे कुछ स्ट्रक्चर्स जिसने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है कि नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम है, तो वो सारे सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कंबाइन हो जाते हैं। और उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर्स। पहले पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो हमने चैप्टर नंबर 3 में प्लांट किंगडम में पढ़े थे, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, शाबाश बताइए, एंजियोस्पर्म्स। तो उन्हीं एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एंजियो का मतलब क्या होता है? एंजियो का मतलब होता है नेक्ड, नंगे। स्पर्म यानी कि सीड, यानी कि नेक्ड सीड, जहाँ पे बाहर से ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है, नेक्ड सीड होते हैं। हमने एग्जांपल दी थी यहाँ पे। सॉरी, एक मिनट। तो फ्लावरिंग प्लांट है ये। हाँ, एंजियोस्पर्म्स। वो क्या, जिम्नोस्पर्म्स। एनजीओ का मतलब ये नहीं होता है। एनजीओ का मतलब होता है क्या? जहाँ पे कवर्ड होंगे सीड्स, सीड्स कवर्ड होते हैं, ठीक है। वो हो गया जिम्नोस्पर्म। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया इस टाइम पे पढ़ाने से। जिम्नोस्पर्म्स हो गया जहाँ पे सीड कवर्ड नहीं होते, है कि नहीं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जहाँ पे सीड होते हैं कवर्ड इनटू किसमें, ओवरी में ना। पूरा जैसे हम सेब खाते हैं, वो क्या होता है? वो तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जाता है ना। बस जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं वहाँ प्लांट्स, तो वहाँ तो फ्लावर होता ही होता है, क्योंकि फ्रूट बन जाता है फ्लावर से ही बाद में, मतलब ओवरी जो होती है, ठीक है। होता है ना वो असल में, जो देखिए बाद में जो बनता है ना फ्रूट, जो हम खाते हैं ना फ्रूट, जो हम खाते हैं ना बाहर से फ्रूट, सेब खा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसको पता क्या बोलते हैं? वो होता है असल में, पता क्या? वो होती है ओवरी सारी। और जो सीड्स होते हैं ना, सीड प्लांट्स के फ्रूट के अंदर, वो होते हैं ओव्यूल्स। क्या होते हैं? यानी कि ओव्यूल्स ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स टू फॉर्म सीड्स, एंड ovary transforms itself to form the fruit. So this is how fruit formation takes place with the help of a flower, in which there are this ovule and there are this ovary, ठीक है। अब जहाँ पे ओव्यूल्स यानी कि सीड्स जो है उनको ओवरी अच्छे से एनक्लोज कर रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो उन्हीं के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है, चैप्टर 5 में उसके बाद आने वाला है। और उसके बाद हमें चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ना है? आई थिंक यू फॉरगॉट टू म्यूट एवरीवन। हाँ, मैंने म्यूट नहीं कर दिया को आज। हाँ, किसको मैंने शायद म्यूट नहीं कर दिया। एक मिनट, कहाँ गया म्यूट? म्यूट, ये रहा म्यूट। हाँ। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको? मैं बोल रहा था आपको कि हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर जो है वो पढ़ने हैं हमें। और फिर हमें पढ़ना है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, जो बिल्कुल ऑब्जर्वेबल होते हैं आंखों से, जो दिख जाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स के बारे में, कि आखिर वो उनकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे बन जाते हैं एनिमल्स, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 से। लेकिन हम पढ़ेंगे पहले डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, जो हमें यूनिट सेकंड है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है? इसमें मॉर्फोलॉजी भी आ जाता है, मॉर्फोलॉजी भी इसमें आ जाता है, इसमें एनाटमी भी आ जाता है, यानी कि इसमें स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी आ जाती है, और स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी आ जाती है। किसमें? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मॉर्फोलॉजी भी और एनाटमी भी दोनों अच्छे से आ जाते हैं। पहली एनसीईआरटी यहाँ बोल रही है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज मेड ओनली बाई ऑब्जर्वेशन। जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दी है,
जो भी डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ अर्थ के अंदर है, वेदर इन प्लांट्स और एनिमल्स, वो हम कब देख पाते हैं? जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट शुरुआत हम कैसे करते हैं? वो हम करते हैं ऑब्जर्वेशन से। हम ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, देखते हैं हम अच्छे से, थ्रू नेक्ड आइज, बिल्कुल नंगी आंखों से। यानी कि कुछ लगाते नहीं हम आंखों को, न लगाते हम कुछ, मतलब माइक्रोस्कोप, पूरा अपनी आंखों से देखते हैं। और लेटर लेटर थ्रू मैग्नीफाइंग लेंसेज, है ना, बाद में मैग्नीफाइंग लेंसेज से भी हम देख पाते हैं, मजीद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन हासिल कर पाते, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम पढ़ पाते उसके मदद से। एंड माइक्रोस्कोप्स, मैग्नीफाइंग लेंसेज से, या माइक्रो, कैसे, माइक्रोस्कोप्स के जरिए से हम पढ़ते हैं ना। चाहे लेंस होगा, मैग्नीफाइंग लेंस, या माइक्रोस्कोप होगा, उससे हम बाद में आगे पढ़ सकते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स, जो मतलब बुनियादी तौर पे आते हैं ना, मतलब सारों को जमा कर देंगे, ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स, यानी कि जहाँ पे सारे आ जाते हैं जनरली या स्ट्रक्चर्स, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मतलब क्या होता है? एनाटमी। तो इस पे हम पूरा पढ़ते हैं, हम फुल डिस्क्रिप्शन देते हैं अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद इन एडिशन, इसके अलावा, ऑब्जर्वेबल एंड परसीवेबल लिविंग फिनोमेना, जो हम आंखों से देखते हैं या परसीव कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल एंड परसीवेबल लिविंग फिनोमेना जो होते हैं, वर आल्सो आल्सो रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। उनको भी हमने इन्वॉल्व कर दिया एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो भी हम इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में उनको भी ऐड करते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेबल होंगे या चाहे वो परसीवेबल लिविंग फिनोमेना होंगे। अब लिविंग फिनोमेना का मतलब क्या होता है? लिविंग फिनोमेना का मतलब होता है ऐसे फिनोमिनन्स, ऐसे प्रोसेसेस जो लिविंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ना, है ना, पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, है ना, ये पता होनी चाहिए आपको, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, इन शॉर्ट, आप रखिए यार, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, इतना भी याद रख चाहिए, इतना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, तो उसे बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। तो इसमें मेटाबॉलिज्म आ जाता है, इसमें ग्रोथ आ जाता है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम विद इन। अगर आपका साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, है। जैसे हम इंसान क्या होता है, व्हाट इज द व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ए लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ, है कि नहीं? पढ़ा होगा आपने शायद क्लास 10 में। ग्रोथ का मतलब होता है लिविंग है। तो जहाँ पे सेल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे सेल्स का साइज या सेल्स बढ़ जाती है, उसको ग्रोथ बोला जाता है। ऐसे ही लिविंग फिनोमेना में क्या आ जाता है? मेटाबॉलिज्म आता है, ग्रोथ आ जाता है, रिप्रोडक्शन, वेदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल, रेस्पिरेशन यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे एनर्जी एनर्जी रिलीज हो जाती है, या जैसे न्यूट्रिशन यहाँ पे आ जाता है, खाना को मतलब लेना। एक्सक्रीशन आ जाता है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। ऐसी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है कि नहीं, जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। आप मानिए कोई मुझे चांटा मार गया ऐसे, मुझे होता है ना ऐसे, उस टाइम पे क्यों होता है? वो आ गया ना स्टिमुलस, मुझे उससे मुझे रिएक्शन उसमें मेरे अंदर इंड्यूस कर दी, तो मैंने ऐसे कर दिया, है कि नहीं? तो उसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, है कि नहीं? कोई मुझे अगर घुसाएगा पेन ऐसे आंख में लाएगा ऐसे, मैं ऐसे करूंगा, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, और दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। एक और बात होती है, वो बस आप लिखिए, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। आप मानिए होम्योस्टेसिस का मतलब होता है जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन रह जाता है, बैलेंस कायम रहता है। अल्लाह की कसम, जब अगर इंसान पढ़ता है ना, पूरी फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ता है और देखता है कितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है अंदर से, कितना कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हो रही होती है, फिर इंसान बोलता है मैं कैसे खा पाता हूँ, मैं कैसे डाइजेस्ट कर पाता हूँ खाने को, मैं जिंदा कैसे हूँ? तो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में आदर ने रखा है कि हमें बैलेंस मेंटेन रह जाता है, बॉडी इंटरनल ऑर्गन से बैलेंस रहता है, अब देखना बराबर। दिल धड़कता है, खून ले जाता है वहाँ पे, ऑक्सीजन वहाँ से आता है, वो खून में घुस जाता है, खून बन जाता है प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजन ब्लड पूरे बॉडी में घुस जाता है, वहाँ से निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकल जाता है आधा मुंह से, रेस्पिरेशन हो जाती है, मतलब सब कुछ ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इंसान पागल हो जाता है, ये कि हम जिंदा कैसे हैं फिर? देख पाता है इंसान, विजन भी होता है, साइट भी होती है, बोल भी पाता है इंसान, सूंघ पाता है, मतलब अंदाजा करें ना एक बार आप। तो इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, कि हमारी बॉडी में जो बैलेंस मेंटेन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। एक और बात,
हम इसकी बात करें, लिविंग फिनोमेना की बात करें, इंपॉर्टेंट है, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में है ही नहीं वरना ये सब कुछ, ये तो बेसिक्स है सब कुछ। ऐसे ही हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, सुना होगा आपने एना, एक मिनट देखिए, मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ जाती है, मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ जाती है, एक होता है एनाबॉलिज्म और क्या होता है कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है, जिससे हमारी फंक्शनिंग हो रही होती है, जहाँ पे कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हो रही होती है, रिएक्शन पे रिएक्शन पे रिएक्शन हो रही होती है, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी आ जाता है और कैटाबॉलिज्म भी आ जाता है। एनाबॉलिज्म को प्यार से बोला जाता है कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, क्या बोला जाता है, कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ऐसा मेटाबॉलिज्म जहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव, जो बना रहा होता है कोई चीज़, जो तमीर कर रहा होता है कुछ चीज़, मतलब क्या हो गया, कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐसा मेटाबॉलिज्म जहाँ पे सिंपल चीज़ों से कंपाउंड चीज़ें बन जाएगी, जहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन जाएंगी, जहाँ पे सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बन जाएंगे, उसे कहा जाता है एनाबॉलिज्म, यानी कि जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, और जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म रिक्वायर्स एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक बात है ना, एक बात सुनिए आप, ये आप जहन की बात करिए, अगर यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसने 10th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा होगा, बायोलॉजी, मुझे, मैं पूरा गारंटी से बोल रहा हूँ वो भी समझ पाएगा अच्छे से इंशाल्लाह, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पूरा बेस से, जीरो लेवल से मैं जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। एनसीईआरटी में क्लास 11 में आ जाता है सबसे हार्डेस्ट चैप्टर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, थोड़ा मुश्किल है वो, लेकिन मैं चाहूंगा वहाँ भी कैसे पूरा ना जीरो से आऊंगा मैं ऊपर तक, इस डर की मत इंशाल्लाह बायोलॉजी से। मैं बोल रहा हूँ कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, जहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन जाती है, लेकिन जहाँ पे एनर्जी क्या लग जाती है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। एनाबॉलिज्म रिक्वायर्स एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी की हाजत होती है, वी नीड एनर्जी देन वी कैन डू द एनाबॉलिज्म। जैसे एग्जाम्पल आती है, एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल दीजिए मुझे, आप शाबाश बताइए, चैट में एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म, कोई बोल सकता है, जो बोलेगा उसको अवार्ड मिल जाएगा कुछ ना कुछ, किताब गिफ्ट में। मैं जल्दी बोलता हूँ वरना किताब देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आता है इसमें क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल आ जाती है इसमें, या इसमें एग्जाम्पल आ जाती है प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या था फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे हम बनाते हैं खाने को लाइट से या बाकी वाटर से, बाकी चीजों से, क्लोरोफिल से, वहां पे एनर्जी चाहिए होती है ना, वहां पे सनलाइट चाहिए होती है ताकि वो खाना बनाए अपना, यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, जहां पे सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजें बन जाती है, लेकिन इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की हाजत होती है। और कैटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं प्यार से डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, constructive नहीं, destructive, as opposite to the constructive metabolism. In case of anabolism, catabolism is also called as destructive metabolism, because both anabolism and catabolism are involved in metabolism, likewise, like in simple terms, all the reactions are involved in metabolism. Now reactions can be constructive or they can be destructive nature. If they are constructive nature, then we will call that reaction as anabolism, which is called as constructive metabolism. And if that reaction is destructive reaction or destructive metabolism, then in that case we call that catabolism. आप माने एना हो गया जोड़ना, कैटा हो गया तोड़ना, कैटा तोड़ो तोड़ो, एना जोड़ो जोड़ो। तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी अब क्या हो जाती होगी, लगती होगी एनर्जी, के रिलीज होती होगी एनर्जी, बताइए मुझे। जैसे एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगती है, हमें सनलाइट दो तब जाके हम खाना बना देंगे, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमें एनर्जी एनर्जी नहीं चाहिए, हम यहाँ से देंगे एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी बिल्कुल वो रिलीज करते हैं एनर्जी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब वहां पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना था ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने एनर्जी चाहिए ना उसको जरूरी। आप मानिए अभी आप 10th क्लास में थे, अब आप किस क्लास में आ रहे हैं, शाबाश, 11th क्लास में। अब आपको वो एकेडमिक एनर्जी चाहिए होगी, दिमाग को इंटेलिजेंस चाहिए होगी, तब जाके आप पढ़ पाएंगे नीट के बारे में, है कि नहीं। तो आपको एनर्जी चाहिए इस टाइम पे, आपको खाना भी अच्छे से खाना चाहिए इस टाइम इन दिनों में, ठीक है। अगर आप जाएंगे 12th क्लास में, आपको और दिमाग तेज करना है, आप जाएंगे और आगे आपको और दिमाग तेज करना है, तो यू नीड एनर्जी, यू आर डूइंग द एनाबॉलिज्म, क्योंकि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अगर आपको बोलेंगे आ जाओ, आज नर्सरी क्लास में आ जाओ, 11th क्लास है, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे लो एनर्जी सारी, मुझे लो एनर्जी, मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से दूंगा एनर्जी, है कि नहीं।
तो उसको बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं चीज़ों की। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ें बन जाती है और एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपल चीज़ें बन जाती है, ठीक है। या डाइजेशन की एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है, डाइजेशन की, है ना। खाना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, उसको हम तोड़ते 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 क्या बन जाता है, सिंपल। लेकिन निकाल रहा होता है वो एनर्जी, है ना। अगर हम खाना खाते उससे एनर्जी निकलती है कि आ जाती है, आती है ना एनर्जी उससे, तो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। एंड फॉर एनाबॉलिज्म वी नीड एनर्जी, लाइक फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर मेकिंग द फूड, है कि नहीं। तो रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, जहाँ पे फूड है ना, फूड प्लस सबश वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, गिव्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, क्या होती है वहाँ पे, रिलीज। मैं खाना खा रहा हूँ, उस पर ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है, उससे निकल जाता है उसमें से ऑक्सीजन, उसमें से निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर, और एनर्जी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसको बोलते हैं ना रेस्पिरेशन, जो होता है ऑपोजिट ऑफ द, रेस्पिरेशन बिल्कुल होता है ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाता है, इंसान खाना बनाता है, ठीक है, किससे, मतलब वाटर होता है ना, वाटर से, बाकी बाकी कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट बनाते हैं क्या अपना, फूड बनाते हैं अपना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे फूड में से निकल जाता है क्या, एनर्जी, किसमें, रेस्पिरेशन में। हमें पढ़ना आगे अच्छे से, इसको डिटेल में पढ़ना है। मसला ये है कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म में आ जाती है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म्स बन जाते हैं, जहाँ पे एनर्जी बाहर निकल जाती है। इसके ऑपोजिट एनाबॉलिज्म में क्या हो जाता है, जिसमें एग्जांपल आ जाती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, कि नहीं, पढ़ा होगा अपनी क्लास 10 पे। तो वहाँ पे एनर्जी लग जाती है, लग जाती है, लग जाती है, जहाँ पे फूड बन जाता है। हम कहाँ थे, यहाँ पे। तो वही बोल रहा था, इसको हमने इतना खोल दिया इस चीज को कि ऑब्जर्वेबल एंड परसीवेबल, है ना। एक तो क्या ऑब्जर्व करना, अब देखिए मैं सांस ले रहा हूँ, ऑब्जर्व करें आप, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन पसी में कर रहा हूँ पूरा अच्छे से। पसी मतलब हो गया, मतलब ना वो स्टूमलेस को बोलते हैं, स्टूमलेस यानी कि बोलते हैं परसीव करना, मतलब समझना। वला किल्ला यशऊरून एंड दे डोंट परसीव, यानी कि समझता नहीं है इंसान बाजों का, समझना, परसेप्शन बोलते हैं किसको, समझने को, ठीक है। आप मेरे दिमाग को ऑब्जर्व करें कि आप मेरे दिमाग को परसीव कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब ऐसा हो जाता है जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मतलब आपको मेरा दिमाग समझ में आता होगा, मतलब मैंने कितना पढ़ा आज, दिमाग में मेरे क्या क्या चीज़ें भरी हुई है। तो आप मेरे दिमाग को ऑब्जर्व करें कि परसीव कर रहे हैं, बताइए, परसीव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं परसीव, परसेप्शन बोलते हैं इसको, है ना। वही वर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी से पहले, और मोर स्पेसिफिकली, या अगर हम मजीद अच्छे से बोलेंगे स्पेसिफिकली, फिजियोलॉजी से पहले एस्टैब्लिश था एज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी से पहले भी एक्सपेरिमेंट्स में कुछ में हो गई थी, बस लोग देख रहे थे बाहर से, अच्छा खा रहे निकल रहे खाना, खत्म मसला। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट हो गई, बाद में फिजियोलॉजी का ब्रांच ही बन गया, यानी कि पूरा फंक्शनिंग कैसे हो रही है, मेटाबॉलिज्म कैसे, कैटाबॉलिज्म कैसे, रिएक्शंस कैसे हो रही है, कैसे खाना खा रहा है, कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है, कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, पूरी फिजियोलॉजी, ठीक है। इससे पहले ही जो है नेचुरलिस्ट डिस्क्राइब ओनली बायोलॉजी। जो नेचुरलिस्ट है, नेचुरलिस्ट, हु आर नेचुरलिस्ट, जो बोलते हैं सब कुछ नेचर कर देता है, सब कुछ नेचर करता है, पैदा करे नेचर में, मारते का भी नेचर, चल रहा है सब कुछ नेचर से, बाय रैंडम ब्लाइंड प्रोसेसेस, रैंडम ब्लाइंड प्रोसेस से सब कुछ चलता है, नेचर से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरलिस्ट क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं उनने डिस्क्राइब कर दिया बायोलॉजी को उससे पहले ही। अब ये बात समझनी है, नेचुरलिज्म जो है ना, कि हम तो मुसलमान हैं, हमें ये बात समझनी है, फिर भी नेचुरलिज्म, इसको रद्द कैसे हो जाता है, इसको हजारों रद्द हो जाते हैं। मैं सुनाता हूँ, लाख करोड़ सुना सकता हूँ मैं इसके बारे में रद्द। पहली बात है यही है कि कॉन्शियसनेस हमारे अंदर कैसे आ गई है। कॉन्शियसनेस ना, देखिए कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास दिमाग है, हम सोच रहे हैं, ठीक है, हम सूंघ रहे हैं, और हमें पता है वी आर सेल्फ अवेयर, वी डू एग्जिस्ट। मैं सांस भी ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझ भी रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, ये हमें कहाँ से आ गया, ये जो कॉन्शियसनेस है, शऊर को बोलते हैं, रैशनैलिटी, अकल, ये कहाँ से आ गया है।
बिकॉज नेचर इज नॉट कॉन्शियस, नेचर को पता नहीं है मैं जिंदा हूँ, नेचर इज नॉट सेल्फ अवेयर, नेचर इज नॉट रैशनल, नेचर नहीं बोलता है 2+2 4 होता है, लेकिन आप बोल सकते हो। नेचर नहीं बोलता है व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन आप बोल सकते हो कि देयर मस्ट बी अ पर्पस ऑफ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ। तो ये कैसे आपके अंदर आ गया है? ये कहाँ से आ गया है? ये इंस्पिरेशन, ये नॉलेज कहाँ से आपके अंदर आ गई है? ये फितरत कैसे आपके अंदर आ गई है, ये सब चीज़ें? तो डेफिनेटली इंडिकेट करता है एक बीइंग की ओर जिसने हमें डाल दिया है कॉन्शियसनेस, रैशनैलिटी, विजडम, ठीक है, पर्पस की तलाश, आई नीड अ पर्पस, इटर्नल लाइफ की जो है तलाश। थोड़ा हम पढ़ेंगे ये भी, क्योंकि आप ऐसे कुछ लोग पता क्या हो जाता है, वो पढ़ते, जितना वो साइंस पढ़ते होते हैं खुदा से दूर जाते हैं, वो बोलते सब कुछ पता है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, खुदा कहाँ रह गया, खुदा तो है नहीं यहाँ पे। मसला है वो सब कितनी बड़ी बेकलजी होती है। इसलिए हम अब देखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो नेचुरलिज्म जो है ना, ये बिल्कुल इलॉजिकल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है सही पे। क्योंकि इससे मतलब पहली बात यह है कि कैसे मतलब मॉलिक्यूल्स में इंफॉर्मेशन होती है कि मुझे बराबर, या जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है मुझे बराबर ये सेल बना, सेल में ये एक मैकेनिज्म कर रहा है, फिर ऐसे बना देना स्ट्रक्चर्स, ऐसे इंसान बना देना है पूरा, उसकी रिएक्शन ऐसे करनी है सब कुछ। आखिर गाइड कौन करता है? हु इज द गाइडर? या गाइड, गाइडर नहीं बोलते, गाइड। गाइड कौन है? एवोल्यूशनरी फोर्स कौन है? गाइड कौन है जो उसको बोलते हैं ऐसे करना है फिर ऐसे करना है? डिजाइन कैसे बन रहा है खुद ब खुद? हम किसको दे रहे क्रेडिट इसका? अगर हम बोलेंगे ये सब नेचर कर रहे हैं, नेचर ठीक है, बट नेचर इज ब्लाइंड, नेचर इज रैंडम, है ना? वो ब्लाइंड है, उसके पास अपनी अकल नहीं है मुझे कैसे बनाना है इंसान को, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास शक्ल और सूरत है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, सिमेट्री है, हम पढ़े थे पिछली बार सिमेट्री के बारे में, ये कैसे आ गया? जबकि नेचर क्या है? वो ब्लाइंड है, नेचर के पास ना अकल है ना शऊर है। तो डिजाइन कैसे बन जाता है? अकल से बनता है ना। आप मानिए के पास अकल है ही नहीं, वो डिजाइन बना, उसको बोलेंगे कोई पागल है फर्ज, उसको बोलेंगे ए पागल इंसान तुम बनाओ अच्छी ड्राइंग, वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे करेगा ना, बोलेगा बनाई मैंने। एक दिमाग वाला आराम से बिल्कुल सटली बनाएगा, अच्छी सी, है कि नहीं? तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन जो है, आप सब, मैं, हम सारे इंटेलिजेंट डिजाइन में आ जाते हैं, वी आर इंटेलिजेंट डिजाइन, हम सारे। मतलब आप देखिए ना कितना डिजाइन होता है, हम पढ़ेंगे ना आगे बायोलॉजी में। तो इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स इंटेलिजेंट डिजाइनर, नॉट ब्लाइंड नेचर, है कि नहीं? नेचर इज ब्लाइंड, अनगाइडेड, नॉन रैशनल, नॉन कॉन्शियस। How can we even say that nature has given us the rationality and the consciousness? It's not possible. It's illogical. यहाँ पे साइंस के दरवाजे बंद हो जाते हैं बिल्कुल। हम पहले से पढ़ रहे हैं इस किताब में, एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे अर्नेस्ट मेयर साहब क्या बोलते थे अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कोई जवाब ही नहीं यहाँ पे। कुछ थेरीज है, बायोजेनेसिस है, वो यूरिमिनल एक्सपेरिमेंट है, हम पढ़ेंगे बाकी, लेकिन आखिरकार लाइफ कहाँ से आ गई है? क्वेश्चन ऑफ आई कहाँ से आ गया? आई, मैं बोलता हूँ आई एम हिशाम, आई एम सेल्फ अवेयर, आई एम अलाइव। ये मैं कैसे बोल पाता हूँ? ये मुझे किसने दिया है? मैं किसको बोलूँगा मुझे दिया है? मुझे नेचर ने दिया है ये, मुझे जो है ये मैटर ने दिया है। मैटर इट सेल्फ इज नॉट रैशनल। जिस मैटर से हम बन गए ना, वो रैशनल नहीं है। आपका हाथ रैशनल है? मत है रैशनल आपका हाथ? उसको दिमाग कमांड देता है तुम्हें ऐसे करना है वैसे करना है। मैटर इज नॉट रैशनल, लेकिन मेरे अंदर रैशनैलिटी कहाँ से आ गई है? इफ मैटर इज नॉट कॉन्शियस, नॉट रैशनल, तो मेरे अंदर ये रैशनैलिटी और कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई है? मुझे जवाब चाहिए। तो ये अल्लाह की तरफ से आ गई है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये अल्लाह ताला है। ये तो कुरान की आयत है, इसके बारे में मैं कल ही पढ़ा रहा था, ये वाली आयत है ना, वो आयत कुरान की क्या है वो? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। वो ज़ात निकालती है मुर्दे को जिंदे से और जिंदे को मुर्दे से। मतलब हो गया, जैसे माँ की पेट में जो बच्चा होता है ना, वो क्या होता है ना, बस मैटर का क्लस्टर ऑफ मैटर होता है, वो गुच्छा होता है मैटर का। वो मुर्दा होता है ना उस टाइम पे, उसमें वो शऊर, वो कॉन्शियसनेस, वो सेल्फ अवेयरनेस, वो इंटेलिजेंस, वो रैशनैलिटी कहाँ से आ जाती है? आती कहाँ से उसमें वो? ठीक है। तो वही अल्लाह बोलता है कि वो मुर्दे को बनाता है क्या? वो मुर्दे से जिंदा निकाल देता है। एम्ब्रियो क्या होता है? मुर्दा, उसमें से क्या निकलता है? इंसान जिंदा आ जाता है। या जिसे हम बोलते हैं अंडा, क्या होता है? मुर्दा, उससे क्या निकल जाता है? चूजा, जो जिंदा होता है। मतलब चूजे, अंडे में पता होती है कॉन्शियसनेस, अंडे को पता होती है मैं अंडा हूं, मैं चल रहा हूं, नहीं। फिर अंडे से निकलता है क्या? बिल्कुल, अंडे से निकलती है चूजा, उसके पास क्या होती है? अकल, रैशनैलिटी, कॉन्शियसनेस। वो कहाँ से जाती है उसको? ठीक है। तो वो क्या, अल्लाह बोलता है कि कौन मुर्दे से जिंदा निकाल देता है? लाइफ कहाँ से आ जाती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइफ?
अगर आप दुनिया की 10 लाख किताब पढ़ेंगे ना, इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंस खुद बोलता है, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट एथीस्ट या साइंटिस्ट खुद बोलते हैं वी डोंट नो। साइंस का जवाब नहीं है। लाइफ कहाँ से आ गई है? ऐसे ही बाज़ अव्वल क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। मतलब जो है, मुर्गी डालती है अंडा, मुर्गी क्या होती है, जिंदा, वो डालती है अंडा, वो क्या होता है, मुर्दा। तो निकालता था जिंदे से मुर्दा या मुर्दे से जिंदा। इन शॉर्ट, लाइफ कहाँ से आ जाती है? वो उस जात से आ जाती है जो खुद लिविंग है, जो एवर लिविंग है, उसको बोलते हैं अल हई, है ना। जो अल्लाह का नाम भी है अल हई, यानी कि वो लिविंग है। कितना बड़ा आर्गूमेंट है ये, पता है जब मैंने ये पढ़ा था, मतलब ये तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होते सब आर्गूमेंट्स, उतना लोग पढ़ते ही नहीं आजकल। मैंने भी पढ़ा था ये, पता है कब? 3 साल पहले पढ़ा आर्गूमेंट, शायद 3 4 साल पहले। मुझे ऐसा शौक लगा, मैं पढ़ रहा हूँ डिवाइन रियलिटी ना, बुक है हमजा जॉर्ज की, एक किताब, अच्छी किताब है। उस टाइम तक मैं बहुत था, मतलब क्या, मैं पागल हो गया था सवाल करते करते, आखिर क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, आखिर क्या है रिलीजन, क्यों सारे, आखिर क्या करना है। फिर मैं पूरा मौली बन गया बाद में, उसके बाद मैं पूरा मौली बन गया, अच्छा मौली। पहले मौली नहीं था, पहले मैं अच्छे से। तो मेरी शुरुआत हो गई मौली बनने की डाउट से ही। पहले मुझे डाउट्स बहुत सारे थे, तो मैंने उनको सॉल्व कर दिया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर मुझे दिमाग खुल गया उसके बाद, सच में अल्लाह की कसम। मतलब मुझे ये हो गया कि मैं जब किताब पढ़ रहा हूँ, उस वो वाली किताब डिवाइन रियलिटी, उसने लगता है ये वाला आर्गूमेंट किया कॉन्शियसनेस का, आखिर हमारे पास लाइफ कहाँ से आ गई है, वो लिविंग बीइंग से। लिविंग बीइंग एक जो अल हाई कुरान उसको बोलता है, वहां से आ गई है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ खुदा को, वो मैं खुद को नहीं देख रहा हूँ पहले, अपने अपनी ज़ात के मैं तस्वर नहीं कर रहा हूँ अपनी ज़ात का, कि मैं कहाँ से आ गया हूँ। मेरी जो लाइफ है वो, चलो मान लिया मैटर मुझे मिलता है, मैटर अर्थ से मिल जाता है, लेकिन लाइफ मुझे कहाँ से आ गई है? जब रूह की बात आ जाती है, रूह मुझे कहाँ से आ गई है? जिससे मैं परसेप्शन कर पाता हूँ, जिससे मैं बुरा फील कर पाता हूँ, अच्छा फील कर पाता हूँ, टेस्ट कर पाता हूँ। सेंसरी परसेप्शन मुझे कहाँ से आ गया है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। मेरे पास सेंसरी परसेप्शन कहाँ से आ गया है? पता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इस टाइम पे? वो हो गया इस्लामिक फिलोसफी। उसका मुझे कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मैं खाली वही पढ़ता हूँ सबसे ज़्यादा। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बस पढ़ा है अलहमदिल्ला ठीक ठाक, लेकिन ज़्यादा मैंने इस पे फोकस किया, इस्लामिक फिलोसफी पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप है। जब इंसान पढ़ता है फिर बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है इस चीज़ में। आप देखिए ना, खुद ही मैं आपको दिखा रहा हूँ नेचुरलिज्म को कैसे डीबंक करता है इस्लाम, पूरा ख़त्म कर देते हैं। आप मानिए फॉर एग्जांपल, मेरे बैग में लेटर्स है ABCDEFGH, और मैं उनको रैंडमली ऐसे कर रहा हूँ, बिखरा रहा हूँ। क्या आप करेंगे एक्सपेक्ट वहाँ पे बन जाएगी शेक्सपियर की पोइट्री अच्छे से, या वहाँ पे ये लेसन बन जाएगा द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, मजा आ जाएगा वहाँ पे? तो यही एक नेचुरलिस्ट एक्सपेक्ट करता है नेचर से, कि नेचर जो ब्लाइंड है, जिसके पास रैशनैलिटी नहीं है, उसने हमें इतना परफेक्ट बना दी है, जबकि वो ऐसा नहीं करता नेचर, क्योंकि नेचर के पास रैशनैलिटी है ही नहीं, कॉन्शियसनेस है ही नहीं। ठीक है। देखिए साइंस बोलता है खाली कॉजेस के बारे में ना, देखिए अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस क्या बोलता है हमें? साइंस हमें बोलता है अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, अगर ये चीज़ें हो रही है तो ये इस वजह से हो रही है, कॉज ये है। अगर ये कॉज है, इसके पीछे ये वाला कॉज है, तब जाके ये वाला इफेक्ट हो रहा है। अगर ये कॉज, इसके पीछे ये वाला कॉज, इसके पीछे ये वाला कॉज है, इसके पीछे ये वाला कॉज है। लेकिन आखिरकार करता कौन है सब कुछ? हम बोलेंगे इसने ये, अच्छा ये ऐसे हो गया, ठीक ठीक। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। अच्छा ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। अच्छा ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। मैं बोलूंगा साइंस को ऐसे ही, कंटिन्यूअस क्वेश्चन ऑफ हाउ, ठीक है। हाउ दिस हैपेंड, ओके हाउ दिस हैपेंड, ओके हाउ दिस हैपेंड, ओके हाउ दिस हैपेंड, ओके हाउ दिस हैपेंड। अगर हम ऐसे हाउ करते रहेंगे, हाउ दिस हैपेंड, अच्छा इससे हो गया, हाउ दिस हैपेंड, इससे हो गया, इससे हो गया, हाउ दिस हैपेंड, तो आखिरकार तो ये चला ना साइकिल में ये सब कुछ। ठीक है, या अगर हम स्टॉप नहीं करें पॉइंट पे, तो कोई पॉइंट आता ही नहीं है जहां पे हम बोलेंगे इसने कर दिया, बस इसको किसने नहीं कर दिया। आप समझ रहे? और उसी को हम बोलते हैं इस्लामिक फिलोसफी के अंदर अनकॉज्ड कॉज। क्या बोलते हैं? अनकॉज्ड कॉज, ऐसा कॉज, ऐसा सबब कायनात का जो खुद अनकॉज्ड है, यानी कि क्रिएटर इट सर्व इज अनक्रिएटेड। आप बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा क्रिएटर अनक्रिएटेड है, किसने कहा ये चीज? ये लॉजिकल फैलेसी वरना हो जाएगी। वो डिबेट देखा आपने, वो उसका वैसे इकबाल, क्या उसका नाम था, शमा नदवी का, और उसका क्या उसका नाम था, उस बूढ़े का नाम, ज़्यादातर का नाम। मेरा डिबेट था आज, आज नहीं कल मेरा डिबेट था 8 जनवरी के दिन ओवैसी इकबाल एथिस के साथ। उसने, वो डर गया बेचारा, शायद उसने कह दिया आप अगले हफ्ते करेंगे, उसको छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको करूँगा लिंक सेंड उसकी। उसमें नहीं डिबेट किया था पिछली बार, अब एक और करना था, लेकिन अब करेंगे इंशाल्लाह। मैं क्या बोला था आपको, मैं भूल गया मैं क्या बोला था। हाँ, तो इसको बोलते लॉजिकल फैलेसी। मुझे आज मूड आ गया बोलने का, वरना मैं क्या बोलता जोलॉजी में।
ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल फैलेसी का मतलब हो गया कि जहाँ पे लॉजिक मानता नहीं, ये चीज़ लॉजिक बोलता है स्टॉप करना पड़ेगा एक पॉइंट पे। तुम बोल दो ये इसने किया, 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 आखिर सब किसने किया है सब कुछ? अब तुम बोलो इसने किया है, तो तुम बोलो इस खुदा को किसने बनाया है? ये सवाल ही सही नहीं है, क्योंकि तुम अगर बोलोगे खुदा को किसने बना दिया है, तो ये बोलना है उसको किसने बना दिया, उसको किसने बना दिया, उसको किसने बना दिया, तो ये कोई सवाल का जवाब मिल जाएगा ही नहीं, तुम्हें रुकना ही जगह पे। इसको बोलते हैं अनकॉज कॉज फिलोसफी, या इसको बोलते हैं नेसेसरी एग्जिस्टेंस, नेसेसरी एग्जिस्टेंस या नेसेसरी बीइंग, दैट हैव टू हैव एग्जिस्ट, जिसको एग्जिस्ट होना ही होना है, कोई चारा ही नहीं उसके बगैर। कुछ नहीं पॉसिबल एग्जिस्टेंस विदाउट नेसेसरी एग्जिस्टेंस। देखिए, विदाउट नेसेसरी एग्जिस्टेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिंजेंट बीइंग्स इज नॉट पॉसिबल। कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट बीइंग्स, देखिए कंटिंजेंट थिंग्स या बीइंग्स बोलेंगे हम, थिंग्स या बीइंग्स। यूनिवर्स सारी क्या डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है, हम पढ़ते हैं साइंस में, साइंस बोलते हैं ये डिपेंडेंसी कैसे होती है, इस पे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। तो इस इंटरडिपेंडेंसी के अंदर या इस कंटिंजेंसी डिपेंडेंसी के अंदर हम बोलते हैं, अगर सारी, ये थॉमस एक्विनस फिलोसोफर बोलते हैं 5 चीजें। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी, वो बोलता है कि अगर इफ यूनिवर्स इज डिपेंडेंट and universe has dependent properties, and the being and the universal beings or the living beings have dependency properties in their physiology or in their mechanism, then definitely there must be uncaused cause. There must be someone that they all rely on, that they all are dependent upon. उसको बोलते हैं necessity existence, है कि नहीं? एक और बात, argument from motion, if there is motion in the universe, then there must be a cause of this motion that is uncaused. आप समझ रहे? क्योंकि if you will say that is also cause, you have to go back in the chain. Who caused that cause? Who caused that cause? Who caused that cause? You'll never find the answer. You have to stop at a point. Otherwise, you will get into the logical fallacy. क्या था ये? Argument from contingency. Argument from motion. Argument from क्या था? हाँ, तीन ही थे शायद। Argument from contingency, argument from motion और argument from क्या था यार? Causation, वही ना, causation मतलब everything that begins to exist has a cause. And universe began to exist. Therefore, universe must has a cause. And that cause is uncaused. कितना मुश्किल है ना? खुश कर दे। मैं फिर से बोलता हूँ, everything that begins to exist has a cause. इसको बोलते हैं argument from causation by Thomas Aquinas. या ये बात इब्न सीना ने कहा था इसके बारे में, या जो है अल गज़ाली ने लिखा है इसमें इह्या उलूमुद्दीन में। मैं क्या बोला था? Everything that begins to exist has a cause. जो चीज़ exist होती है, स्टार्ट होती है एक्जिस्टेंस में, उसका कॉज होता है। एंड यूनिवर्स बिगन टू एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू बिग बैंग, यूनिवर्स एक्जिस्टेंस में आ गई है, तो यूनिवर्स मस्ट हैज अ कॉज। वो तो पता ही है, होना चाहिए ना कोई कॉज। कायनात कैसे आगे वजूद में? प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन बोलता है देयर मस्ट बी अ कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। अब जो कॉज है वो अनकॉज होना चाहिए। हम नहीं बोल सकते कि हु क्रिएटेड द क्रिएटर, व्हाट कॉज द क्रिएटर, क्योंकि फिर जाना पड़ेगा पीछे पीछे और जवाब नहीं मिल जाएगा। ठीक है? आप माने ना, मिसाल के तौर पे, ये अच्छी मिसाल है, ऐसे आपको पूरा हो जाए, क्लियरिटी आ जाएगी आपको। आप मानिए मेरे पास वो डोमिनोज है ना, ये डोमिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने खड़ा कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब आप आ रहे कमरे में, मैंने ये फैला के रखे पूरे कमरे में, ऐसे 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 ऐसे, सब वो वीडियो बनाते हैं इसके बारे में कुछ। आपने दरवाजा कमरे का खोल दिया, अंदर घुस गए। आप देख रहे, आप क्या देख रहे? आप देख रहे कि आप देख रहे इस पे ये पढ़ रहा है, 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 ये चल रहा है आगे, चल रहा है आगे, चल रहा है आगे। आप नहीं बोलेंगे अच्छा अगर ये गिर गया तो ये इससे इससे गिर गया होगा, ये गिरा तो इससे गिर गया होगा, ये गिरा तो इससे गिर गया होगा, ये तो इससे गिर गया होगा, ये इससे गिर गया होगा। आप बोलेंगे ना, अगर आप बोलेंगे ऐसे किया, उससे गिर गया, वो इससे गिर गया, आखिरकार आपको स्टॉप करा ना एक पॉइंट पे, आपको बोलना है कि यहाँ पे किसी एक इंसान ने अपने हाथ से ऐसे कर दिया है, जिस इंसान कोई कॉज मत ना है ही। आप समझ रहे मेरी बात की नहीं? अगर मैं इंसान हूं, मैंने ऐसे कर दिया पहले वाले को, अब चल रहा है ऐसे 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 ऐसे। अब साइंस पढ़ रहे, अब पता है कॉज का, ये ऐसे ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, अच्छा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। आप कमरे के अंदर है, ठीक है? आखिर आप नहीं बोलेंगे अच्छा ये ऐसे हो गया, कुछ ना कोई होना चाहिए जिसको किसने कॉज नहीं कर दिया होगा, जो पहले से ही वहां पे होगा, जो इंसान था जिसने ऐसे कर दिया। ये सिंपल मिसाल है। तो फर्स्ट कॉज ऑफ यूनिवर्स और द प्राइम कॉज ऑफ यूनिवर्स, जो एरिस्टोटल बोलता है, एरिस्टोटल प्राइम कॉज ऑफ यूनिवर्स, वो गॉड है। सीधी सी बात है ना, वरना का जवाब मिल जाएगा, वरना कोई जवाब मिल जाएगा ही नहीं। तो एथिज्म बिल्कुल इलॉजिकल, यहाँ पे कोई ग्राउंडिंग ही नहीं है, यहाँ पे कोई ग्राउंड ही नहीं है। मतलब दुनिया का सबसे आसान डिबेट होता है एथिक्स के साथ, अगर ना वो सच अच्छा एथिक्स होगा, मैं सुनने सुनने वाला होगा।
बिल्कुल इलॉजिकलिटी की दुनिया होती है एथीज्म पूरा। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता है। आखिरकार इंसान हमेशा खुदा तक ही पहुंच जाता है, हर चीज़ में, हर जगह पे। मतलब तस्वुर वजूद ही कैसे होगा इंसान को अपने आप का, अगर वो खुदा को नहीं पहचानेगा? मतलब मुझे बताइए आप एक बात, अगर मैं खुदा पे यकीन नहीं होगा, हमारी क्या आइडेंटिटी है? मतलब मैं कौन हूँ फिर? मतलब आई एम ए क्रिएटेड बीइंग, आई डाई वन डे, आई हैव नो नो एग्जिस्टेंस आफ्टर दैट। मतलब मुझे कैसे, आई गेट द सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। अगर मुझे खालिक पता नहीं हो कि मेरा कौन है। खालिक की पहचान से मैं खुद को पहचानता हूँ। मन अरफ रब्बहु अरफ नफ्सहु, जिसने अपने खालिक को पहचाना उसने अपने आप को पहचाना। या मैंने अरफ नफ्सहु अरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खालिक को पहचान दिया। आप समझ रहे कि नहीं मैं क्यों, मैंने क्यों बोला इतना? हम तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, मुझे आदत नहीं है मतलब कि ना ये वहाँ यहाँ के बोलने की चीज़ें। मतलब अगर पढ़ाऊँ अरे मैं खाली अरे बोलूंगा, चाहे पढ़ाऊँ कुरान तो मैं सिर्फ कुरान बोलता हूँ। इसलिए मैंने बोल दिया ताकि आप समझ पाएंगे आखिरकार ये सब हो क्या, हो कैसे रहा है। कोई ना कोई तो अनकॉज होना चाहिए ना, अनकॉज कॉज। आप समझ रहे? साइंस पढ़ने, साइंस क्या बोलती है? वो ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, ये पागल एथी जो होते हैं बाज़-औक़ात, उनको लगता है बस यही है दुनिया, साइंस ही। आखिरकार वो फिलोसफी में आ जाते, जो आ जाता है फिलोसफी में, वो बच जाता है साइंटिज्म से, कि साइंस ही खाली सोर्स ऑफ नॉलेज है। कोई सोर्स ऑफ नॉलेज सही नहीं है, बस खाली साइंस है और कुछ नहीं है। ऐसा हो जाता है, साइंस पढ़ने वालों को ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इसमें कोई लॉजिक वॉजिक बिल्कुल भी नहीं होता है। अनकॉज कॉज होना ही होना चाहिए। मैंने इतना क्यों बोला वैसे? अच्छा, नेचुरलिज्म पे बात चली ना, नेचुरलिज्म, मुझे नफरत है इस लफ्ज़ से, नेचुरलिज्म से, इसलिए मैंने बोल दिया। पुराने पिछले 3 साल हो गए पढ़ते वक्त नेचुरलिज्म के बारे में। तो इसलिए मुझे, मैं समझा दिया इस चीज़ को, क्योंकि लॉजिकल मबनी है सब कुछ, लॉजिकलिटी में मबनी है। कितना लॉजिकल है ये। हम चलते नीचे। आप ना मिसाल के तौर पे देखिए, बिग बैंग बोल रहे साइंस हो गया है ना, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं। लेकिन बिग बैंग के बाद, ब्लास्ट के बाद डिजाइन कैसे बन गया? तो विदाउट इंटेलिजेंट डिजाइनर तो पॉसिबल मतलब है ही। और फिर डीएनए बन जाएगा, वहाँ कोडिंग हो जाएगी, उस हिसाब से इंसान को मतलब डिसाइड होंगे ट्रेड्स उसके, लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दिमाग आएगा कि नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ग्लास है, ठीक है, मैंने गिरा दिया ग्लास को ऐसे नीचे, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करेंगे ग्लास गिरने के बाद हाथ से, बिल्कुल हिशाम के हाथ से रैंडमली, स्पॉन्टेनियसली, रैंडमली, नेचुरली हिशाम के हाथ से ग्लास गिरने से ग्लास को नीचे एक फ्लावर बन जाएगा, ऐसे 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 डिजाइन बन जाएगा, या हिशाम की शक्ल बन जाएगी नीचे? मतलब ये दिमाग में ये, इट्स नॉट परसीवेबल, वी कांट परसीव इट, इट्स नॉट ट्रू। तो कैसे इंसान एक्सपेक्ट करता है कि बिग बैंग के ब्लास्ट के बाद खुद ब खुद यूनिवर्स इतना डिजाइन बन गया, मैं भी बन गया, मेरी सिमेट्री, ऑर्गेनिज्म सारे बन गए अच्छे से, और पूरा डिजाइन, पहाड़, चरिंदे परिंदे दरिंदे समंदर दरिया सब कुछ बन गया? कैसे इंसान बोल सकता है ये? विदाउट बिलीविंग इन इंटेलिजेंट डिजाइनर, विदाउट बिलीविंग इन द कोडर। इफ देयर इज कोड देयर मस्ट बी कोड, कोडर है कि नहीं? अगर डीएनए में इतनी खतरनाक कोडिंग होती है, किसने तो कोडिंग की होगी ना। अगर दुनिया, अगर लॉज है तो देयर मस्ट बी अ लॉ गिवर, देयर इज क्रिएशन, देयर मस्ट बी क्रिएटर। क्लास टाइम खत्म हो गया, आज हमने पढ़ा बहुत वैसे भी। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया, ये पता क्या, देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बोलूंगा कि मैंने गिरा दिया हाथ से क्या, ग्लास, और नीचे लिख के आ गया हैप्पी बर्थडे हिशाम, ऐसा पॉसिबल है? मतलब है ही पॉसिबल ऐसा? तो हम कैसे बोलते हैं कि नेचर ने सब बना दिया है, जब नेचर के पास दिमाग नहीं है, उसके पास जो है इंटेलिजेंस नहीं है नेचर के पास? तो हमें एक डेफिनेटली, डेफिनेटली नेचुरलिज्म बातिल है। हमें एक डेफिनेटली, हम क्रिएशनिज्म बिलीव करते हैं कि हमें एक अनक्रिएट क्रिएटर ने, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर ने क्रिएट किया है। और ये लॉजिकली भी सही है, ये साइंटिफिकली भी सही है, और यही फिलोसॉफिकली भी सही है, और ये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग है। तो ये था आज का क्लास, और ये बहुत अहमियत रखता है, मुझे ये फ़र्ज था बोलना, आज तक पहुँचाना। ये सॉरी होता है, ठीक है, इंशाल्लाह। मतलब आर्गुमेंट्स में लाखों करोड़ इन्फिनिटी आर्गुमेंट इसमें मैं बोल सकता हूँ, सच में इतना ये डीप साइंस है, ये फिलोसफी का साइंस।